लास्ट में कल मिलीबैंड का विचार आप लिख रहे थे। तो मिलीबैंड भी 9 मार्क्सवादी हैं, लेकिन उनके विचार पोलांजा से थोड़े अलग किस्म के हैं। पोलांजा ने संरचनाओं को देखा और मिलीबैंड ने ये देखा कि शासन सत्ता में कौन से लोग हैं। तो मिलीबैंड का मूल ध्यान शासन सत्ता पे था। तो बस एक लाइन आप लिख लीजिए। क्या लास्ट में आप लिखा था? हाँ। मिलीबैंड के अनुसार पूंजीवादी राज्यों ने शोषण के लिए नए उपकरणों का निर्माण किया है। कैपिटलिस्ट स्टेट have developed the new instrument for exploitation। शोषण के लिए नए उपकरणों का निर्माण किया है, जिसमें नौकरशाही की भूमिका प्रमुख है। Where bureaucracy is occupying a central role। जिसमें नौकरशाहों की भूमिका प्रमुख है। अच्छा, एक बात आप देखेंगे, जितने भी 9 मार्क्सवादी हैं, चाहे राल्फ मिलीबैंड, निकोलस पोलांजा है, 9 मार्क्सवादियों की कॉमन विशेषता है, याद रखिए, अर्थव्यवस्था को नहीं मानते। वो आधार के बजाय अधिरचना पर उनका ध्यान ज्यादा है। तो दे आर नॉट इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। तो कई बातें तो पोलांजा और मिलीबैंड की साझी हैं, लेकिन फिर भी जो मिलीबैंड की अलग बात है कि ही इज मोर फोकसिंग ओवर ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कहा पूंजीवादी राज्य ने नए नए इंस्ट्रूमेंट का निर्माण कर लिया है। इसका मतलब है पहले केवल आर्मी थी, पहले पुलिस थी। नाउ दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट डेवलप। उसमें बड़ा रोल किसका है? नौकरशाही का है। तो नौकरशाही क्या करती है? अगला, नौकरशाही केवल पूंजीपतियों के हितों का ही संरक्षण करती है। ब्यूरोक्रेसी ओनली स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। नौकरशाही केवल पूंजीपतियों के हितों का ही संरक्षण करती है। क्योंकि पूंजीपतियों और नौकरशाहों के क्योंकि पूंजीपतियों एवं नौकरशाहों के पूंजीपतियों और नौकरशाहों के सामाजिक एवं शैक्षिक पूंजीपतियों और नौकरशाहों के सामाजिक और शैक्षिक हित एक समान होते हैं। पूंजीपतियों और नौकरशाहों के सामाजिक और शैक्षिक हित एक समान होते हैं। इवन दे आर हैविंग द कॉमन सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसका मतलब है पूंजीपति जहाँ से शिक्षा लेते हैं, वहीं से नौकरशाह भी शिक्षा लेते हैं। इस वजह से पूंजीपति हमेशा नौकरशाहों के हितों को बनाए रखते हैं, और नौकरशाह किसके हितों का संरक्षण करते हैं? पूंजीपतियों का। इसलिए इन लोगों ने नए उपकरणों का निर्माण किया है। इसका मतलब है शोषण का कारण केवल इकोनॉमी नहीं है, फैक्ट्री कल कारखाने नहीं है।
परंपरागत मार्क्स ने शोषण के मूल कारण क्या बताए? फैक्ट्री, कल कारखाने। नौ मार्क्सवादी कहते हैं नहीं, ब्यूरोक्रेसी इज न्यू मीन्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा गया। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या है? शोषण का यंत्र। राज्य तो शोषण के यंत्र ही है, तो राज्य शोषण के कैसे आगे बढ़ाता है? नौकरशाहों के द्वारा। तो दीज आर द ब्यूरोक्रेट्स हु प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। इन्होंने संरचना की बात नहीं कही, इनका ध्यान कहाँ है? कौन शासन सत्ता में है। और जबकि आप ध्यान रखेंगे कि मार्क्स परंपरागत रूप में मार्क्सवादी ये नहीं ध्यान देते थे कौन शासन सत्ता में है, उनका ध्यान येता था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसा है, जिसका इकोनॉमी पर नियंत्रण होगा उसी का राज्य सरकार पर नियंत्रण होगा। इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को केंद्र में मान के रखा है। अगला, अतः अतः मिलीबैंड के विश्लेषण में भी अतः मिलीबैंड के विश्लेषण में भी अधिरचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मिलीबैंड के विश्लेषण में अधिरचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। Even superstructures are very important in the explanation of Miliband. तो मिलीबैंड के विश्लेषण में अधिसंरचनाओं को अत्यधिक बल दिया गया है और इनके अनुसार राज्य कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। स्टेट कैन नेबर बी अ वेलफेयर स्टेट। इनके अनुसार राज्य कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसका मतलब है बात एक ही है, और आप ऐसा नहीं लगता कि मिलीबैंड ने जो बात कही है वो कहीं न कहीं दोनों के विचार राज्य के सापेक्ष स्वायत्ता के हैं, विशेषण अलग अलग है। दोनों रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को मानते हैं, और मिलीबैंड ने जो बात कही वो तरीके से दोहराव है 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट का। दैट इज रिपीटिशन ऑफ 18th। तो कोई सी नई बात नहीं थी, बस एक लाइन में बस इतना ही फर्क है। मार्क्स ने, आप याद रखिए, मार्क्स ने हमेशा ब्यूरोक्रेसी पर मार्क्स का कभी स्पेशल बल था ही नहीं। मार्क्सवाद के चिंतन में ब्यूरोक्रेसी पे, या आप देखेंगे सरकार पे, संविधान पे, मार्क्स का विश्लेषण कभी आप कल्चर पे, कभी उसका विश्लेषण यहाँ पे था ही नहीं। उसका तो मूल ध्यान कहाँ पे था? इकोनॉमी, इकोनॉमी, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध। और इसलिए राल्फ मिलीबैंड, निकोस पोलांजा सब न्यू मार्क्सिस्ट हैं, क्योंकि इनका ध्यान सुपर स्ट्रक्चर पे है। इनका कहने का मतलब है, जबकि आप देखें कल्याणकारी राज्य में, जितने कल्याणकारी राज्य के लोगों को देखे तो वो मानते हैं सिविल सेवा ही लोगों के कल्याण का मूल माध्यम है। ब्यूरोक्रेसी इज अ मैकेनिज्म विच इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल। सब लोगों ने यही कहा, इस बात को नहीं मानते। इन राज्य शोषण अभी भी करता है, बस उसके तरीके बदल गए। तो मार्क्सवादियों की राय तो एक ही रहेगी। लास्ट में निष्कर्ष लिख लीजिए। मार्क्सवादी राज्य का सिद्धांत, द मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ स्टेट, मार्क्सवादी राज्य का सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं है। मार्क्सवादी राज्य का सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं है, अपितु यह आंशिक और एकांगी है। बट इट इज a partial and one dimensional.
इसी वजह से आप देखेंगे कि कोई भी राज्य का सिद्धांत, चाहे स्वतंत्रता की बात हो, उदारवादी है, यानी कोई एक बात परफेक्ट कहना बड़ा मुश्किल है मानवीय के विषय में। तो ये कह देना कि राज्य केवल शोषण के यंत्र है, पूरा सही नहीं है। ये कह देना राज्य केवल कल्याण करता है, पूरा का सच नहीं है। और आज की डेट में तो आप देखेंगे नौकरशाही शोषण के यंत्र नहीं बन पाएगी। पूरी पश्चिमी दुनिया में नौकरशाही सेवक के रूप में ही काम कर रही है। दिस इज अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही तो आज के डेट में शोषण के अंग के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में काम कर रही है। ये कहना नौकरशाही केवल शोषण के यंत्र है, बात पूरी तौर पे ठीक नहीं है, आंशिक और एकांगी है। क्या लिखा आपने? हाँ, क्योंकि वर्तमान युग सुशासन का है। वर्तमान युग सुशासन का है, जहां पारदर्शिता और अनुक्रियाशीलता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। वे ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस बिकम द की ऑफ गुड गवर्नेंस। जहां अनुक्रियाशीलता और पारदर्शिता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। जहां पारदर्शिता अनुक्रियाशीलता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। और आप देखेंगे, आपको याद होगा राल्फ मिलीबैंड का विचार मैंने मैक्स वेबर के साथ भी एक बार आपको बताया था। इसे राल्फ मिलीबैंड ने सीधे से कहा कि मैक्स वेबर का भी कंपेयर आप कर सकते हैं कि तार्किक ब्यूरोक्रेसी इज नॉट रेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पावर ब्लॉक है, एक तरीके से शक्ति का नया केंद्र है। तो शक्ति का नया केंद्र केवल फैक्ट्री कल कारखानों में नहीं है, ये कहाँ पे है? ब्यूरोक्रेसी में भी। इसी बात को मैंने वहां पे नौकरशाही में साथ में आपको बताया था कि मैक्स वेबर की नौकरशाही को ऐसे मिलीबैंड ने अस्वीकार किया, कल्याणकारी राज्य के विचार को अस्वीकार कर दिया और पोलंजा के विचार को भी करेक्ट किया। अब पोलंजा में इनकी बात में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की मान्यताएं एक ही हैं और दोनों का कल्याण, दोनों का अटैक किया है कल्याणकारी राज्य का विचार। दोनों का आलोचना का केंद्र एक ही है। अब अगला है नारीवादियों का सिद्धांत, राज्य का नारीवादी सिद्धांत। फांसीवादी राज्य का सिद्धांत दिया नहीं गया है, लेकिन फांसीवादी राज्य को क्या मानते हैं? फांसीवादी मानते हैं राज्य ईश्वर का रूप है, यानी और व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य में विलीन हो जाना चाहिए। अच्छा, अगला नारीवादी, नारीवादी दोस्तों वही बात करेंगे। तो नारीवादियों में जो हम वैरायटी देखेंगे, पहला उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। जरा पहला देखा जाए, अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो पहला वैरायटी है, दैट इज ए लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद। दूसरा वैरायटी क्या है? रेडिकल फेमिनिज्म। तो राज्य के मामले में तो दो ही नारीवाद का मेन स्ट्रीम आता है। अगर हम देखें कि लिबरल फेमिनिस्ट ये क्या मानते हैं? कल्याणकारी राज्य महिलाओं के लिए अच्छा है। लिबरल फेमिनिस्ट भाई लिबरल है तो राज्य क्या मानेंगे? तटस्थ, निष्पक्ष। अगर राज्य तटस्थ और निष्पक्ष है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही अगर उदारवाद का मूल अर्थ जानते हैं तो लिबरल का बेसिक विचार है स्टेट इज ए न्यूट्रल, स्टेट इज ए इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट रिजॉल्व डिस्प्यूट। अगर राज्य तटस्थ है, निष्पक्ष है, तो सभी के साथ, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेगा। इसीलिए उदारवादी राज्य कभी भी जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव रहित है,
तो आप मैरी वोllstonecraft का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे हैरियट टेलर मिल का नाम लिख सकते हैं, जीएस मिल का नाम लिख सकते हैं, वोllstonecraft का नाम, वोllstonecraft, हैरियट टेलर मिल। इन्होंने ये माना कि राज्य तटस्थ और निष्पक्ष है, इसलिए महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क राज्य के विचार से आया। विधि के समक्ष समानता राज्य ने दिया। इक्वल वोटिंग राइट राज्य ने दिया। महिलाओं को पहला मतदान का समान अधिकार कहां से मिला? कल्याणकारी राज्य से। महिलाओं को अधिकार कहां मिले? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी महिलाओं के लिए जो विधि के समक्ष समानता का विचार कौन लाया? महिलाओं के लिए विधि के समक्ष समानता का विचार उदारवादी लेकर आए। उदारवादियों ने इक्वल इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की। फिर उदारवादी राज्य आए तो महिलाओं को समान मतदान का अधिकार मिल गया। उदारवादी राज्य आया तो सही मायने में पहली बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर हुआ। इसे सच मानिए, उदारवाद के साथ ही तो महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। ये बात अलग था सार्वजनिक क्षेत्र में ही क्यों न मिला हो, लेकिन जैसे ही उदारवादी राज्य कल्याणकारी राज्य बना, जैसे ही लिबरल स्टेट बिकेम द वेलफेयर वेलफेयर कल्याणकारी राज्य ने महिलाओं का भी कल्याण किया है, केवल पुरुषों का? महिलाओं का भी। तो अगला तो उदारवादी राज्य क्या बन गया? कल्याणकारी राज्य। यानी पहले उदारवादी राज्य जब कल्याणकारी राज्य नहीं था तभी महिलाओं को फायदा हुआ, क्योंकि महिलाओं को भेदभाव से मुक्ति मिली। अगर हमारे संविधान में आप देखिए आर्टिकल 15 में देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ सेक्स, आर्टिकल 16 में नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 23 में नो डिस्क्रिमिनेशन। जहां जहां भी, यानी उदारवादी राज्य ने पहली बार ये विचार बताया कि नागरिकों का महत्व नागरिक के कारण होना चाहिए, जाति लिंग और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल इज एन यूनिट इन इटसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इकाई है, ये विचार ही लेकर आया उदारवाद। तो वेलफेयर स्टेट ने क्या दिया? अब देखेंगे, महिलाओं को तमाम कल्याणकारी सुविधाएं दे दी। वेलफेयर स्टेट ने क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन। महिलाओं के आरक्षण का विचार लेकर कौन आया? कल्याणकारी राज्य। और आपने देखा होगा आजकल आप देखेंगे डिलीवरी में, जैसे प्रसूति सुविधाएं, डिलीवरी के समय महिलाओं को छुट्टी देने का विचार कौन लेकर आया? वेलफेयर स्टेट। यानी वर्किंग वुमन के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया कल्याणकारी राज्य। वर्किंग वुमन के लिए सुविधा लेकर आया। आजकल पार्लियामेंट में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए अलग से क्रेच बना हुआ है। यानी क्रेच का मतलब जहां जहां बच्चों की, तो क्रेचेस, द फैसिलिटी ऑफ क्रेचेस इज ब्रॉट अबाउट बाय द वेलफेयर स्टेट। तो क्रेच की सुविधा कल्याणकारी राज्य लेकर आया। और आप देखेंगे क्रेच के अलावा महिलाओं के लिए लीव का विशेष प्रावधान किया गया, क्रेचेस के प्रावधान किए गए, यहां तक कि वुमेन्स वर गिवन द इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी।
संपत्ति में भी उनको समान हिस्सा दिया गया। और द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए आरक्षण का विचार भी लागू किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण का विचार भी उदारवादी राज्य लेकर आया। तो जितने भी कल्याणकारी, इसका मतलब है जो लिबरल फेमिनिस्ट है उसी का ये राज्य को हमेशा कल्याणकारी मानते हैं। यानी राज्य महिलाओं के लिए, और आज तो राज्य महिलाओं के लिए कल्याण ज्यादा कर रहा है। कहीं भी आप देखिए वुमेन्स को अब मेट्रो में फ्री यात्रा, किसका एग्जाम्पल है? कल्याणकारी राज्य का एग्जाम्पल है। मेट्रो में फ्री यात्रा, रिजर्वेशन, पंचायती राज में रिजर्वेशन। आजकल सरकारी नौकरियों में लगातार ज्यादातर गवर्नमेंट ने 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है। और महिला पैदा होने पे कई बच्चियों के, बच्ची बचाओ बच्ची पर, महिलाओं के पैदा होने पे पैसे मिलते हैं, बच्चों के पैदा होने पे कुछ नहीं मिलते। अब तो मामला उलट गया, लड़कों के पैदा होने पे कुछ नहीं मिल रहा है, लड़कियों के पैदा होने पे मिल रहा है। इसका मतलब है दैट इज फर्स्ट इज ए लिबरल वेराइटी ऑफ स्टेट। उदारवादी मानता है, उदारवादी सबका कल्याण करता है और खासतौर पर समाज के वंचित वर्गों का कल्याण वो ज्यादा करता है। अब तो हमारा राज्य देखिए और पूरी दुनिया में, स्कैंडिनेवियाई देश में पुरुष महिलाओं के बीच इतनी बड़ी समानता बनी, तो क्रेडिट गोज टू द वेलफेयर स्टेट। ये कल्याणकारी राज्य को ही ये श्रेय जाता है कि उसने महिलाओं को समान सुविधाएं प्रदान की। महिलाओं को समान सुविधाओं का मतलब है तो ज्यादा ही सुविधा मिल गई। और अब खास तौर पे देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सारे राज्य के द्वारा, क्योंकि स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, स्टेट इज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। तो वेलफेयर होगा तो, जब महिलाओं का वेलफेयर होगा तो मामला बनेगा। लेकिन अच्छा अभी ये देखिए, वही सब लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं, मैंने कितनी बार आपको बता दिया है। लेकिन दूसरा, रेडिकल फेमिनिस्ट इस बात को नहीं मानते। अब आप जानते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट का जो मूल विचार है, रेडिकल फेमिनिस्ट का विचार मार्क्सवादियों जैसा है। रेडिकल फेमिनिस्ट आर जस्ट लाइक मार्क्सिस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों ये मानते हैं राज्य क्या है? शोषणकारी। बोथ बिलीव दैट स्टेट इज एन एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन। राज्य है शोषणकारी, स्टेट इज एन एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन। और राज्य क्या है? क्लास इंस्ट्रूमेंट, वर्ग यंत्र है। राज्य क्या है? पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। राज्य क्या है? वर्ग का राज्य शोषण की संस्था है। और क्यों, कौन किसका शोषण करता है? पुरुष। भाई सीधी सी बात है, रेडिकल फेमिनिस्ट की सीधी सी बात है, परिवार मूल है। परिवार में किसका प्रभाव है? पुरुष का। तो राज्य में किसका प्रभाव है? पुरुष का। इसलिए क्या राज्य को बदला जाए या समाज को? बस एक ही फर्क है, सुधर जाइए, नहीं तो सुधरना वैसे पड़ जाएगा आपको। अब आपको याद दिला दें, बस मार्क्स और फेमिनिस्ट में एक ही डिफरेंस है। मार्क्स सारी समस्या का जड़ क्या मानता है? पूंजीवादी, कैपिटलिज्म को, इकोनॉमिक। मार्क्स के हिसाब से सारी समस्याओं की जड़ क्या है? आर्थिक। और नारीवादियों के हिसाब से सारी समस्याओं की जड़ क्या है? पितृसत्तात्मक सत्ता। पेट्रियार्की इज द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स फॉर द फेमिनिस्ट। पितृसत्तात्मक सत्ता
सारी समस्याओं का मूल कारण है। दोनों रेडिकल हैं, दोनों रेडिकल हैं और दोनों समाज की रिस्ट्रक्चरिंग को मानते हैं। दोनों मानते हैं कि राज्य को ठीक करने के लिए, और दोनों मानते हैं राज्य कल्याणकारी नहीं हो सकता, राज्य कल्याणकारी नहीं हो सकता। नाम क्या है इसमें? कैरोल पेटमैन। कैरोल पेटमैन वेल्स बाय कैरोल पेटमैन वेल्स बाय एक विचारक है। दोनों ने कहा है राज्य पितृसत्तात्मक है। राज्य पितृसत्तात्मक है इसलिए स्टेट इज ए पैट्रियार्कल, इसलिए राज्य के द्वारा राज्य पितृसत्तात्मक है, इसलिए राज्य के द्वारा दिए गए राज्य के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता, समानता, राज्य के द्वारा प्रदान किया गया स्वतंत्रता, समानता और अधिकार केवल स्वतंत्रता, समानता और अधिकार केवल पुरुषों के लिए है। लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स इज ओनली अवेलेबल फॉर द मेल। यानी स्वतंत्र, समानता। तो बताइए, और रेडिकल फेमिनिस्ट ने तो यहां तक कहा, अगला आमूलवादी नारीवादियों ने, जिसमें कैरोल गिल्गन भी हैं, आमूलवादी नारीवादियों में जिसमें कैरोल गिल्गन का भी नाम है, जिसमें कैरोल गिल्गन का भी नाम है, इनका मानना है कि रॉल्स के द्वारा और रेडिकल फेमिनिस्ट सेड दैट रॉल्सियन जस्टिस इज ए पैट्रियार्कल। रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय का विचार पितृसत्तात्मक है। रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय का विचार पितृसत्तात्मक है। सॉरी, so that is very important. Rawlsian justice is a patriarchal. रॉल्स के द्वारा जो न्याय का विचार बनाया गया वो कैसा है? पितृसत्तात्मक, केवल क्योंकि परिवार में कोई न्याय नहीं है। देयर इज नो जस्टिस इन द फैमिली। तो परिवार में अन्याय है, बात को सीधे कहें, परिवार में क्या है? अन्याय। अब देखेंगे सब नारीवाद में उन्हें बता रखा है, फेमिनिज्म को हमने बता रखा है। अच्छा, जिन लोगों ने हो सकता है विचारधारा ना पढ़ा हो, 20 से आगे हो, तो उनको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है, लेकिन थिंकर शुरू होगा तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा कि पूरे थियरी का एक ही बैकग्राउंड है, उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, फांसीवाद। पूरा थियरी इसी के आसपास घूमता है। अब बताइए, रेडिकल फेमिनिस्ट से पूछा जाएगा भाई राज्य पितृसत्तात्मक है, इसका मतलब क्या महिलाओं के राज्य में आने से राज्य का स्वभाव बदल जाएगा? भाई अगर राज्य में पुरुष हैं तो आखिर राज्य में कौन होना चाहिए? एक कल्याणकारी क्या राज्य? एक खास बात है, इनका विचार ज्यादा बैलेंस है इनका। और आपको याद दिला दें, अंतर्राष्ट्रीय लाइन के जो नारीवादी थे तो और आगे बढ़ गए,
उनका दुनिया में सारी समस्याओं का मूल कारण ही पुरुष है। यानी भारत और चीन के बीच में लड़ाई का मूल कारण क्या है? पुरुष। भारत पाकिस्तान के बीच जिस दिन महिलाएं सत्ता में आ जाएंगी, पूरी दुनिया में भूखी का लेन देन होगा, प्रेम होगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल G20 देखिए, बिसेक देखिए, हर सम्मेलन में तो पुरुष ही मिल रहे हैं, महिला कहाँ है उसमें? इधर से मोदी मिले, उधर से शी जिनपिंग, उधर से इमरान खान, और जिस दिन सारी महिलाएं आ जाएगी दुनिया में शांति। तो सवाल ये है, लेकिन आप याद रखिए, जो भी व्यक्ति सत्ता में जाता है, चंदा कोचर का नाम आपने देखा ही है, जो सवाल ये है कि व्यक्ति में इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, हाँ ये बात तो ठीक है कि परिवार में न्याय होना चाहिए, परिवार न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो सवाल मुद्दा ये होता है, राज्य में महिलाओं की समान भागीदारी हो जाए, या राज्य को हम तोड़ फोड़ के केवल महिलाओं को शामिल कर दें। मूल मुद्दा ये है, इसलिए कल्याणकारी नारीवादियों का विचार ज्यादा संतुलित है। भाई वीमेन, मतलब महिलाओं का मतलब है पार्लियामेंट में आधी महिलाएं होनी चाहिए, सेना में होनी चाहिए। अभी आप कह दोगे कि नहीं, महिलाएं प्राकृतिक अवस्था में है। जैसे मार्क्स के बारे में सबसे बड़ी आलोचना यही है कि मार्क्स समाधान नहीं देता। मार्क्स का क्या करता है? केवल क्रिटिसाइज करता है, मार्क्स केवल आलोचना करता है, वो समाधान बिल्कुल नहीं देता। यही बात नारीवादियों के बारे में कही जाती है, यही बात फेमिनिस्ट के बारे में भी कही जाती है। तो लास्ट में निष्कर्ष आप लिख लीजिए। अमूल नारीवादियों का विचार अमूलवादी नारीवादियों का विचार राज्य के विरोध का समर्थक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट। अमूलवादी नारीवादियों का विचार राज्य के विरोध का समर्थक है, जबकि उदारवादी नारीवादियों का विचार, however the notion of liberal feminist is more balanced, उदारवादी नारीवादियों का विचार ज्यादा संतुलित दिखाई देता है। The concept of liberal feminist is more balanced, उदारवादी नारीवादियों का विचार ज्यादा संतुलित दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने राज्य की प्रत्येक संस्थाओं में महिलाओं की समान सहभागिता पर बल दिया है। राज्य की प्रत्येक संस्थाओं में महिलाओं की समान सहभागिता पर बल दिया है। They have emphasized over equal participation of the women in the each and every institution of state। तो इसलिए नारीवादियों का राज्य का विचार इस मामले में ठीक है, और सही मायने में हर संस्था में पुरुष और महिलाओं की समान सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि महिलाओं के आने मात्र से राज्य का स्वभाव बदल जाएगा, आईएएस महिला हो या पुरुष, स्वभाव एक ही होता है। इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थी, पिता से ज्यादा आक्रामक थी, देख लो। मतलब नेहरू में महिला गुण था, इंदिरा गांधी, किरण बेदी एलजी हैं,
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुट्टुचेरी की, नारायण स्वामी के नाक में दम कर रखती है, अब पता नहीं महिला है पुरुष है, दैट इज अ प्रॉब्लम। यानी कि सत्ता का स्वभाव कुछ होता है दोस्तों। इसे अगर आपको लगता है कि पुरुष महिला के आने जाने से कोई फर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो रेडिकल बातें कभी व्यवहार में लागू करने में प्रॉब्लम आती है, रेडिकल होना प्रॉब्लम है। राज्य का अंतिम सिद्धांत उत्तर उपनिवेशवादी। यहां तो कुछ पूछना तो बताइए जो हमने आपको बताया। अच्छा आप बताइए, राज्य का सिद्धांत पूरा रिपीटिशन नहीं है पूरी विचारधारा का, तो आप क्यों फिर पढ़वा रहे हैं? उसे अच्छा लगने के आधार पर नहीं पढ़ना चाहिए। अगला, राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी ऑफ स्टेट। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी ऑफ स्टेट, राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी ऑफ स्टेट या राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत। अगर हम देखें कि पोस्ट कॉलोनियल क्या है, अच्छा भारत क्या है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है या कॉलोनियल स्टेट कौन थे? यानी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति हुई 1945 के बाद। तो कॉलोनियल स्टेट कौन था? ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब कॉलोनियल स्टेट थे। वैसे लोग कहेंगे अरे अमेरिका ने कहाँ कॉलोनी बनाई, अमेरिका तो, लेकिन अमेरिका तो ब्रिटेन का ही छोटा भाई है। ब्रिटेन के लोग ही जो बिल्कुल बिगड़ेल हिप्पी किस्म के लोग थे, वही जाके कहाँ बस गए? अमेरिका में। तो अमेरिका एंड ब्रिटेन आर सेम, अमेरिका ब्रिटेन तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। इसलिए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मतलब है, तो पहले आपको बता दें कॉलोनियल स्टेट कितने प्रकार का है। तो कॉलोनियल स्टेट जो था पहला, लिबरल स्टेट क्या है, और आपको याद दिला दें, तो लिबरल किसके लिए था? हमारे लिए था या अपने लिए था? हमारे लिए अनुदारवादी था, अपने लिए कैसा था? उदारवादी था। बिकॉज लिबरल स्टेट वॉज लिबरल फॉर ब्रिटिशर्स। दोस्तों हमें कोई आजादी दिया क्या? इसे तिलक कहा करते थे, तिलक कहा करते थे जो हमारे उदारपंथी भाई हैं, वो कहते हैं संविधान, संविधान के अनुसार शासन। उन्होंने कहा भाई पहले ये तो दिखाओ भारत में कोई संविधान है? भारत में संविधान है ही नहीं और आप कहते हो संविधान के हिसाब से विरोध होना चाहिए। इसलिए लिबरल स्टेट, एक बात याद रखिए, लिबरल स्टेट में क्या है? संविधानवाद होगा, आजादी मिलेगी। लेकिन लिबरल स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ये अपने आप में बात ध्यान देने की है। उदारवादी राज्य के पीछे बड़ी सारी चीजें आई थी। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ। फर्स्ट देयर वर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद है शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण आया, शहरीकरण आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, और समाज का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इवन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समाज का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ, इन लिटरेसी की रेट हाई हो गई, लोगों का जीवन अच्छा हुआ, समाज का विकास हुआ। इसलिए इन सब प्रवृत्तियों के बाद, इन सब प्रवृत्तियों के बाद पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मेटेरियल डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन, हेल्थ। आफ्टर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस लिबरल स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी ऐसा नहीं था कि लोकतंत्र उदारवादी राज्य यूरोप में अचानक आ गया। यूरोप में पहले समाज औद्योगिक हुआ,
पहले आर्थिक विकास हुआ, पहले मैटेरियल डेवलपमेंट हुआ, देन यानी पहले सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई, पहले समाज में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति आई, देन इट वाज लिबरल स्टेट। तो लिबरल स्टेट अब अपने आप में मॉडर्न था ही। भाई मॉडर्निटी का मतलब है जहाँ व्यक्ति को प्राथमिकता मिले, जहाँ विवेक को महत्व दिया जाए, वो आधुनिकता है। विवेक को प्राथमिकता है, व्यक्ति को प्राथमिकता, संविधान का शासन, यानी लिबरल स्टेट यानी शासन का जो तार्किक तरीका है उसके पहले वहां समाज में चेंज आया, समाज में चेंज आया। और लेकिन जो दूसरा स्टेट था सोशलिस्ट, रसिया का, अच्छा रसिया हैज नेवर बीन ए कॉलोनियल पावर, लेकिन रसिया का जो सोशलिस्ट स्टेट है उसको हम ये तो नहीं कह सकते उपनिवेशवादी राज्य था। इसलिए आप देखेंगे तो यूरोप में राष्ट्र राज्य के विकास के पहले, राष्ट्रवाद के विकास के पहले बड़ी भौतिक परिवर्तन हुए। यानी यूरोप में पहले, अच्छा लिबरल स्टेट आधुनिक राज्य है परंपरागत? आधुनिक। आधुनिक क्यों है? रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, रेशनलिटी, फंडामेंटल राइट, इन आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित थे, इसलिए उदारवादी राज्य आधुनिक है। अब देखिए दूसरा स्टेट क्या था, पहला लिबरल स्टेट, दो सोशलिस्ट पूंजीवादी राज्य। सोशलिस्ट स्टेट में रसिया था। अब सोशलिस्ट स्टेट के साथ एक खास बात थी कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं अपनाया गया, लेकिन समाज में आर्थिक समानता लाने पे खूब बल दिया गया। लिबरल स्टेट का शासन कैसा हुआ करता था? डेमोक्रेटिक। ये बात अलग था कि पूंजीवाद तो वहां था ही। जब रसिया में शासन आया, जो सोशलिस्ट स्टेट की बात आई, जो सोशलिस्ट स्टेट की बात आई, जो जैसे आप कह लीजिए कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, इट वॉज ए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेट, ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व था। तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में क्या किया गया? राज्य के द्वारा उद्योग और शहरों का विकास किया गया। रसिया में जो प्रवृत्ति आई, स्टेट प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो राज्य के द्वारा औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। इसे एक बात कहा जाता है स्टेट कैपिटलिज्म। यहाँ पूंजीवाद को राज्य ने बढ़ाया। यद्यपि बात अपने आप में थोड़ी विरोधाभासी लगती है, भाई पूंजीवाद स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? जब कल कारखाने उद्योग राज्य के द्वारा ही बनाए जाए तब इसे क्या कहा जाएगा? स्टेट कैपिटलिज्म। आप याद रखिए, उदारवादी राज्य में पहले कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया, फिर लिबरल स्टेट बना। रसिया में तो समाज पिछड़ा था। रसिया में जब स्टेट आया, जब सोशलिज्म आया अक्टूबर 1917 में, साम्यवादी क्रांति हुई, तो रशियन स्टेट वाज बिकम वेरी पावरफुल। लेकिन रसिया का समाज तो बड़ा पिछड़ा था, औद्योगिक विकास था ही नहीं। अब ऐसे पिछड़े समाज में राज्य के द्वारा औद्योगिकरण किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, और राज्य पूंजीवाद का विचार फैलाया गया। राज्य पूंजीवाद का विचार फैलाया गया। अब राज्य पूंजीवाद में यानी प्लांट इकोनॉमी हुई, राज्य के द्वारा उद्योग का विकास किया गया। 20 साल में रसिया का बड़ा प्रभावी डेवलपमेंट हो गया। गोस्प्लान स्टालिन ने लाया था, पंचवर्षीय योजना का विचार, जिसे वो गोस्प्लान कहा करता था। स्टालिन के जो राज्य के द्वारा रसिया के रसिया के समाज और अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ, लेकिन यहाँ शासन कैसा था? वन पार्टी गवर्नमेंट। दैट वाज रूल ऑफ वन पार्टी गवर्नमेंट। एक दल का शासन था। और आप जानते हैं उदारवादी राज्य हमेशा लिबरल स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट। अब ये दो समानांतर मॉडल थे। यानी 1945 के बाद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मतलब क्या होता है? वो राज्य जो उपनिवेशवाद से आजाद हुए 1945 के बाद। भाई पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मतलब क्या है? दीज आर एशियन अफ्रीकन स्टेट, एशिया के राज्य, अफ्रीका के राज्य, दीज वर एशियन अफ्रीकन स्टेट।
पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मतलब है कि वो रसिया वाला नहीं था, समाजवादी मॉडल नहीं था, और न ही यूरोप में राज्य था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट आया। अब बताइए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की व्याख्या कैसे की जाए? इस मॉडल को लगाया जाए, इस मॉडल को लगाया जाए, अलग ही मॉडल है। अब वो ध्यान से देने की बात है, यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में समाज पिछड़ा था या आगे था? पिछड़ा था। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में समाज पिछड़ा था, इसे लिबरल स्टेट को लाने में प्रॉब्लम थी। लिबरल स्टेट को लाने में प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये अगर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में समाजवादी ढांचे को लाया जाए तो कहाँ प्रॉब्लम थी? कहाँ प्रॉब्लम थी भाई? लोकतंत्र, क्योंकि हमने उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। वी वर फॉट फॉर लिबर्टी, वी वर फॉट फॉर फ्रीडम। और ये आज़ादी को ही छीन रहे थे, आज़ादी को छीन रहे थे। तो ये दो प्रकार के स्टेट ऐसे थे जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के लिए मॉडल हो सकते थे। और वास्तविकता ये है कि हमने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में दोनों के मॉडल को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई मार्क्सवादी होगा तो अगर भारतीय राज्य की व्याख्या करेगा अलग तरीके से करेगा। और आप याद रखिए एचपी हर बार में उदारवाद मार्क्सवाद, तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में भी उदारवादी मार्क्सवादी व्याख्या रहेगी। तो सवाल यह है भारत के राज्य को, पाकिस्तान के राज्य को कैसे समझा जाए, उदारवादी मॉडल से, यहां से? इसके लिए फिर अलग ही मॉडल चाहिए। अगर हम गैर उदारवादियों की व्याख्या करें या गैर मार्क्सवादियों की, गैर मार्क्सवादी का मतलब उदारवादी मान लीजिए। वैसे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की भी विशेषता, यहाँ शासन कोई यूनिफॉर्मल रूप नहीं रहा। पश्चिम एशिया में राजतंत्र मोनार्की, सिंगापुर में वन पार्टी डोमिनेटेड डेमोक्रेसी। एक खास बात है, एशियाई अफ्रीकी देशों में देयर इज नो यूनिफॉर्मल मोड ऑफ द गवर्नेंस, जैसा आज की डेट में यूरोप में बन गया है। यूरोप में तो हमेशा रहा डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी। अच्छा, यूरोपीय बड़े गर्व से बताते भी हैं फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति सभी ने किया, तो हुई गौरव में ये फ्रांसीसी अमेरिकी। इस वजह से भारतीय राज्य की अगर हम गैर मार्क्सवादी व्याख्या देखें और मार्क्सवादी व्याख्या देखें, एकदम अलग अलग आती है। अब जरा देखिए, पहले हम गैर मार्क्सवादी व्याख्या देखें पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की। उत्तर उपनिवेशवादी राज्य की गैर मार्क्सवादी व्याख्या क्या है? हाउ नॉन मार्क्सिस्ट और इंटरप्रेटिंग द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। जो गैर मार्क्सवादी हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को कैसा मानते हैं? अच्छा, मार्क्सवादी गैर मार्क्सवादी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को ऐसा मानते हैं, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत आप देख लीजिए। अच्छा, भारतीय राज्य ब्रिटेन के लोकतंत्र से किन मामलों में अलग है? भाई ब्रिटेन में डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किन मामलों में अलग है? क्या? अच्छा, एकात्मक फिल्टर ये है डिफरेंस है। लिख लीजिए। ये तो आप पेड़ पे लटके हुए हैं, मैं आप कई सारे जड़ों की तरफ करना चाहता हूँ। अच्छा चलिए बता दिए, आप भी बताइए। हाँ बताइए। हाँ मतलब हाँ सही बात है, एकदम सही बात है। आप लोगों ने जो बताया वो सही है, लेकिन थोड़ा उसके नीचे आ जाइए। ब्रिटेन में समाज भी लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ समाज लोकतांत्रिक नहीं है। अरे ब्रिटेन में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद राज्य आया। हमारे यहाँ पहले राज्य आया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हमारा समाज सेकुलर है, हमारा समाज धार्मिक है, स्टेट सेकुलर है। समाज जातियों में बटा हुआ है और राज्य कैसा है? पंथ निरपेक्ष। इसे शादी विवाह तक के मामले न्यायालय में चले जाते हैं। आप देख ही रहे हैं। भाई शादी विवाह का मामला न्यायालय में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि समाज रोक रहा है और व्यक्ति करना चाहता है।
यही तो मामला है। तो अब नॉन मार्क्सिस्ट, इसी के स्कॉलर की बात करें पहला, हाउ स्कॉलर्स हैव इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ नॉन मार्क्सिस्ट स्टेट। अतुल कोहली ने, अतुल कोहली विराट कोहली से इनका कोई संबंध नहीं है। अतुल कोहली ने, अगर संबंध होगा तो मैंने कभी इस पे ध्यान मेरा गया नहीं। अतुल कोहली ने उत्तर उपनिवेशवादी राज्य के रूप में उत्तर उपनिवेशवादी राज्य के रूप में भारत की विशेषता बताते हुए कहा, he even pointed out the features of Indian state in order to describing the post-colonial state. उत्तर उपनिवेशवादी राज्य की व्याख्या करते हुए कहा, उत्तर उपनिवेशवादी राज्य की व्याख्या करते हुए कहा कि भारत में समाज पिछड़ा है जबकि राज्य आधुनिक है। सोसाइटी इज मोर बैकवर्ड, लेस डेवलप, बट स्टेट इज वेरी मच मॉडर्न। समाज पिछड़ा है लेकिन राज्य आधुनिक है, क्योंकि शासन संविधान के द्वारा संचालित है। बिकॉज गवर्नमेंट इज कैरिड आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि शासन संविधान के द्वारा संचालित है, जिसमें व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। गवर्नमेंट इज कैरिड आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट। जिसमें व्यक्ति को प्रधानता दी गई है, जबकि जबकि समाज में समुदाय का महत्व है। कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। जबकि समाज में समुदाय का महत्व है। कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। अच्छा, समाज में व्यक्ति का महत्व ज्यादा है समुदाय का? धर्म जाति क्या है? समुदाय। हम पहले समुदाय के सदस्य हैं। कई, अच्छा राजस्थान जैसे स्टेट में मैं गया तो वहां लोग कहते हैं हमारा समाज, वहां जाति को अलग तरीके से बता दिया गया, क्या है? समाज। तो पहले अपने आप को हम धर्म के सदस्य के रूप में, जाति के, भाषाई के रूप में मानते हैं, क्षेत्र के रूप में मानते हैं। संविधान कह रहा है व्यक्ति, संविधान हमारा व्यक्ति को ही कहीं मानता है। अगला, समाज धार्मिक है, शासन पंथ निरपेक्ष है। सोसाइटी इज ए सेक्युलर, हाउएवर स्टेट इज, सोसाइटी इज रिलीजियस। समाज धार्मिक है, हाउएवर स्टेट इज सेक्युलर। समाज धार्मिक है जबकि राज्य पंथ निरपेक्ष है। समाज धार्मिक है जबकि राज्य पंथ निरपेक्ष है। अब आप देखेंगे कि समाज और राज्य में अंतर आ रहा है कि नहीं? ये वहां स्टेट में नहीं आता, लिबरल स्टेट में नहीं आता। लिबरल स्टेट में क्या है? समाज भी सेकुलर है,
स्टेट भी सेकुलर है। समाज में भी व्यक्ति को महत्व है, राज्य तो व्यक्ति को महत्व देता ही है। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ सही मायने में राज्य का वैसा स्वाभाविक विकास नहीं हुआ जैसा वहां हुआ। वहां तो राज्य का स्वाभाविक विकास हुआ, धीरे 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 अब बन गया। हमारे यहाँ संविधान को अगर पढ़ लेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान को देख रहे हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा समाज कैसा है, शुद्ध देसी। सोसाइटीज है इवन वेरी मच डिवाइडेड ऑन द वेरियस लाइंस, और संविधान में इसकी कोई बात नहीं होती। तो ये फर्क हो जाता है। इसमें पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के नेचर अलग है। दूसरा, जैसे हमारा संविधान आईफोन है और हम बैलगाड़ी पर बैठकर आईफोन से बात करें। बैलगाड़ी हमारा समाज है, आईफोन क्या है, संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी मच हाईटेक एंड सोसाइटी इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल। अगला, रशीदुद्दीन खान ने भारत के राज्य को टोटल स्टेट का नाम दिया, पूर्ण राज्य। रशीदुद्दीन खान ने पूर्ण राज्य के रूप में उत्तर उपनिवेशवादी राज्य की व्याख्या की। रशीदुद्दीन खान ने पूर्ण राज्य, टोटल स्टेट, पूर्ण या पूर्ण, टोटल स्टेट या संपूर्ण कर लीजिए, पूर्ण कर लीजिए, पूर्ण राज्य के रूप में इसकी व्याख्या की। परंतु इन्होंने कहा कि राज्य की विभिन्न संरचनाओं में इन्होंने कहा कि राज्य की विभिन्न संरचनाओं में अभी भी समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों का नियंत्रण है। राज्य की विभिन्न संरचनाओं में अभी भी प्रभुत्वशाली वर्गों का नियंत्रण है। वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। राज्य की विभिन्न संरचनाओं में अभी भी प्रभुत्वशाली वर्गों का नियंत्रण है। विभिन्न संरचनाओं में प्रभुत्वशाली वर्ग का नियंत्रण है, ये इन्होंने क्या बात कही, टोटल स्टेट के रूप में। जबकि आप देखेंगे कि उदारवादी राज्य में संभव ऐसा नहीं है, हमारे यहां ऐसा है। तीसरा, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी इज ए मेल नॉट फीमेल। रजनी कोठारी ने कहा कि भारत में राज्य आधुनिक है, स्टेट इज मॉडर्न। राज्य आधुनिक है और विकसित भी है, इट्स मोर डेवलप्ड। भारत में राज्य आधुनिक भी है और ये विकसित भी है, और भारत में परंपराओं का ही आधुनिकीकरण हो गया है।
परंपराओं का आधुनिकीकरण लाइन इन इंडिया ट्रेडिशंस आर चेंज इनटू मॉडर्निटी। भारत में परंपराओं का ही आधुनिकीकरण हो गया है। जब याद रखिए, पश्चिम ये मानता है कि परंपराएं टूटी फिर आधुनिकता आई। भारत में परंपराओं का आधुनिकीकरण हो गया। जैसे कि जाति क्या थी? परंपरागत फैक्टर। और जाति का आधुनिक रूप क्या आया? पॉलिटिकल यूज ऑफ कास्ट, आधुनिक हो गया। जैसे याद रखिए, कई बार लोग घर पे एक पता नहीं क्या लगाते हैं, नजर बट्टू, बड़ा काला सा जो ऐसे पता नहीं क्या बना रहता है, लगाते हैं। इसका मतलब ये इंडिया में केवल कॉन्सेप्ट है, घर मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, परंपरागत। आधुनिक घर इतना हाईटेक बना हुआ है, उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसमें नजर लगता है। कार चाहे फोर्ड की ही क्यों ना हो, उसके पीछे कई लोग चोटी और जूता टंग लेते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये क्या है? परंपराओं का आधुनिकीकरण। अब बुरी नजर लगना है तो कार और ट्रक पे लगेगा? अजीब सी बात है। लोहे पे भी बुरी नजर लग सकती है, दैट इज इंडियन कॉन्सेप्ट। और यहाँ कई बार बुरी नजर लगती है, कई बार ऊपरी हवाएं चलती हैं। अब ऊपरी हवा कहाँ समझा, दिखती नहीं दोस्तों। इसलिए हमारे यहाँ दवा और दुआ दोनों पर लोग भरोसा करते हैं। अब कई लोग तो नजर उतारने का पूरा मैकेनिज्म घर में ही रखते हैं। पश्चिम में पता नहीं क्यों लोगों को नजर नहीं लगती। क्या पादरी उतारते हैं? अच्छा। लेकिन उतना हमारे यहाँ नजर उतारने वाले घर घर हैं। और हर व्यक्ति की माँ, हर व्यक्ति की माँ तो नजर उतारने में उसको परंपरा से अधिकार मिला है। अगर कभी भी बेटे या बेटी की तबीयत खराब हुई, पहले माँ क्या लेकर आएगी? मेरे बेटे न बेटी। क्योंकि माँ को लगता है कि बस बेटे बेटी क्या लगे, ऊपरी हवा, नजर। अब एक खास बात है, इसे रजनी कोठारी ने क्या किया? इट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो परंपराओं का ही आधुनिकीकरण हो गया। यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में परंपराएं टूटी फिर आधुनिकता बनी। और हमारे यहाँ परंपराओं का आधुनिकता कैसे होगा? आज भी शादी ब्याह होते तो वही मंत्र पढ़े जाते हैं जो 5,000 साल पहले थे। लेकिन जो थोड़ा हाईटेक कैसे हो गया? अब दूल्हा दुल्हन मंच पे चढ़ते हैं, वो ऊपर जाएगा, उसके बाद घूमेंगे, ड्रामे सब होंगे। दिस इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। यही तो परंपराओं का आधुनिकरण है। ये पहले शादी ब्याह के तरीके क्या थे? भाई एक तो पीला सा कपड़ा व्यक्ति पहन के जाता था, वो सिंपल सा, सबसे सस्ता वाला कपड़ा। अभी तो आप देखेंगे परंपराओं का आधुनिकीकरण। और कितने लोग तो इस वजह से परेशान है कि हम अपनी शादी में अनुष्का शर्मा जैसा कपड़ा पहने, उसी में बर्बाद हुए जा रहे हैं। अब अनुष्का शर्मा कुछ ही पहन सकते, उसका पैसा है। अब बिना वजह उसकी कॉपी कर रहे हो, उसके चक्कर में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। अरे जो है वही आराम से पहन के जाओ। ये दैट इज ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। जबकि एक लाइन लिख लीजिए, जबकि जबकि यूरोप में हम दोस्तों कपड़ा कुछ भी पहन ले, हमारा विचार एकदम शुद्ध देसी होता है। मॉडर्न कपड़ा क्या है? मॉडर्नाइजेशन। विचार हमारा नहीं बदला है। क्या लिखा आपने? जबकि यूरोप में परंपराओं के टूटने के बाद आधुनिकता का विकास हुआ। हाउएवर इन यूरोप modernity developed due to the breaking down of traditions। परंपराओं के टूटने के बाद आधुनिकता का विकास हुआ। परंपराओं के समाप्त होने के बाद, टूटने के बाद ही आधुनिकता का विकास हुआ। अभी अपने आप में इंटरेस्टिंग विचार है। लेकिन अब जरा देखिए गैर मार्क्सवादी व्याख्या, अभी अलग लग रहा है कि नहीं उनसे उनसे। और रजनी कोठारी जैसे लोगों ने क्या कहा? लोकतंत्र भी हमारी परंपराओं की देन है। उन्होंने क्या क्या कहा? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसे चल गया? कास्ट के कारण। ये यूरोप में कभी नहीं था। तो एक लाइन भी लिख लीजिए। उन्होंने तो यह भी कहा
कि जातियों के राजनीतिकरण के कारण जातियों के राजनीतिकरण के कारण लोकतंत्र को स्थायी बनाने में सहायता मिली। डेमोक्रेसी became stable in India due to the politicization of caste. Politicization of caste underline जातियों का राजनीतिकरण। जातियों के राजनीतिकरण के कारण हमारे यहाँ लोकतंत्र को स्थायी बनाने में सहायता मिली। अब इसका मतलब है जातियों का राजनीतिकरण का मतलब है, अब जरा देखिए यूरोप में तो लोकतंत्र आया तो वहाँ कास्ट फैक्टर नहीं था, जबकि हम सामान्यतः रजनी कोठारी का सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जाति लोकतंत्र बुरा है। उनका नहीं, जातियों से तो यहाँ पावर में आने की चेतना स्थापित हुई, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, तो वहाँ तो बहुत सारे दबाव समूह आ गए। हमारे यहाँ कास्ट एसोसिएशन ने दबाव समूह का काम किया और उन्होंने कहा भी कास्ट परंपरा है, लेकिन कास्ट का जो नया अवतार आया है, कास्ट का नया अवतार आया है, अजगर अहिर जाट गुज्जर राजपूत, कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट, दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे बहन जी नारा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार, दैट इज अ कास्ट एंड डेमोक्रेसी। हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु नहीं, जैसे कास्ट कॉम्बिनेशन, ये यूरोप कभी नहीं समझ पाता। इसे यूरोप के लोगों ने कहा था कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र चलाने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे भाई डेमोक्रेसी होने के लिए आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए। तो यूरोप यही मान के चलता था कि बिना इन सब चीजों के लोकतंत्र नहीं आता। हमने लोकतंत्र अपना लिया तो हमने कहा चलो अब विकास करते हैं। तो हमारे यहाँ पहले विकास आया, पहले डेमोक्रेसी आई, पहले डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी से हम विकास कर रहे हैं। अब बताइए, तो अब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट अलग हुआ कि नहीं, अलग हुआ कि नहीं? लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों में उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों के द्वारा विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। In the post-colonial state, the state became an instrument for social economic development. राज्यों के द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास स्थापित करने का प्रयास किया गया, जबकि यूरोप में राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया गया, जबकि यूरोप में सामाजिक आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जबकि यूरोप में सामाजिक आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई। तो यह है पूरा मामला। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग भाई, हमारा अलग हो गया, लेकिन गैर मार्क्सवादी व्याख्या है। गैर मार्क्सवादी व्याख्या का मतलब है कि दे नेवर सेड दैट स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ये शोषण के अंदर नहीं है, हाँ भले थोड़ा इसमें खामियां हो सकती हैं, वो तो होगा। अब जरा देखिए मार्क्सवादी व्याख्या क्या है। उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों की मार्क्सवादी व्याख्या, इसमें अगर कोई जो हमने बताया उसमें कहीं अस्पष्टता पूछ लीजिएगा। नाउ द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पोस्ट colonial state. The Marxist interpretation of post-colonial state, इसके सबसे बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमजा अलवी हैं, मार्क्सिस्ट। हमजा अलवी मूलतः पाकिस्तानी है, जिन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई की।
हमजा लेवी। देखिए हमजा लेवी का विचार मार्क्सिस्ट है। अब बताइए, समाजवादी और मार्क्सिस्ट स्टेट राज्य को क्लास के रूप में बांटते थे। समाज क्लास डिवाइडेड है, दो क्लास है, राज्य रहेगा, क्लास हटेगा, पूंजीवाद खत्म होगा, ऐसे तो ये मानते थे। हमजा लेवी ने कहा कि नहीं नहीं, ये व्याख्या हो सकता है रसिया के लिए ठीक हो जाए, हमारे लिए व्याख्या ठीक नहीं हो पाएगी। उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों में समाजवाद की परंपरागत व्याख्या उचित नहीं है, वो नहीं हो पाएगी। और हमजा लेवी ने इसकी व्याख्या कैसे की? पहला, हमजा लेवी ने उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों की व्याख्या करते हुए कहा, while interpreting the post-colonial state, Hamza Levi said that हमजा लेवी ने कहा कि उत्तर उपनिवेशवादी राज्य अति विकसित राज्य हैं, दे आर ओवर डेवलप स्टेट। उत्तर उपनिवेशवादी राज्य अति विकसित राज्य हैं, दे आर ओवर डेवलप्ड स्टेट। अच्छा, ओवर डेवलप का सीधा सा मतलब है, यही बात और लोगों ने भी कही, थोड़ा सा इनकी व्याख्या अलग हो सकती है, मूल मुद्दा तो एक ही है। अब देखिए, ओवर डेवलप स्टेट का मतलब है, जैसे हमारे यहाँ ये ब्रिटिश शासन आया, आपने मूवी देखी है, अरे जो क्रिकेट पे थी आमिर खान की लगान। अच्छा, लगान में जब कचरा वगैरह अंग्रेजों के साथ खेलते थे तो कैसा लग रहा था? अच्छा, दूसरी बात है, जब हमारे यहाँ स्टेट ब्रिटिशर्स ने बनाया या समाज का स्वाभाविक विकास हुआ? हमारे यहाँ राज्य का स्वाभाविक विकास हुआ या राज्य का निर्माण ब्रिटिशर्स ने किया? वो ध्यान देने की बात है। अंग्रेजों के आने के पहले इंडिया डिड नॉट हैव एन यूनिफाइड स्ट्रक्चर लाइक सिविल सर्विसेज, आर्मी। तभी तो कहा जाता है फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स यूनिफाइड द एंटायर इंडिया। प्रशासनिक रूप में एकता तो ब्रिटिशर्स ने पैदा की। अब जरा याद रखिए, यूरोप में राज्य ने समाज को पैदा किया या समाज ने राज्य को पैदा किया? यूरोप में सोसाइटी वाज डेवलप ग्रेजुअली। इंडिया में स्टेट ओवर डेवलप था। ओवर डेवलप का मतलब किसके कंपेरिजन में? सोसाइटी के। हम ओवर डेवलप स्टेट किसके कंपेरिजन में करें? समाज पिछड़ा था और राज्य प्रभावशाली था, क्योंकि समाज में कौन था? कचरा। इन लगान, समाज में कचरा था और शासन में कौन था? अंग्रेजों के जमाने के जेलर। शासन में थे अंग्रेजों के जमाने के जेलर और समाज कौन था? पिछड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस था। ये अपने आप में इट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। ओवर डेवलप का मतलब है, हमारी सेना पुलिस का प्रशिक्षण उसी स्तर पे दिया जाता था जैसे ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश पुलिस। अगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर माना जाता था, अंग्रेजों के समय लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया था जो आज नहीं है, क्योंकि पुलिस को बहुत ही इफिशिएंट बनाकर रखा गया था। इसलिए आज भी आप देखेंगे विकासशील देशों भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं अगर सबसे अच्छी हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे में, देहरादून में, हैदराबाद पुलिस एकेडमी में है। ये सब इन सब का बेस तो ब्रिटिशर शासन से ही आया हुआ है और हमारी पूरा सेना और आर्मी उसी हिसाब से काम करती है। आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने काम बड़ा अच्छा किया था। और ओवर डेवलप स्टेट, इसका मतलब समाज पिछड़ा था। समाज कैसा था? अशिक्षित, अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं। राज्य कैसा था? डेवलप। ओवर डेवलप स्टेट का मतलब है दूसरे राज्य की तुलना में नहीं, बल्कि इस समाज की तुलना में। तो अगला, और यह अति विकसित इसलिए था, यह अति विकसित इसलिए था
क्योंकि उपनिवेशवादी यह अति विकसित इसलिए था क्योंकि उपनिवेशवादी शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। It was overdeveloped because it was set up by the colonial masters। ये उपनिवेशवादी शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था, न कि समाज के विकास की देन थी। It was not a result of evolution of society। ये समाज के विकास की देन नहीं थी। It was not result of evolution of society। अब एक खास बात आप देखेंगे, अब मार्क्सवादी हैं, थोड़ी व्याख्या अलग, जबकि ये इन्होंने जो बात कही वो शायद उन लोगों ने पहले, गैर मार्क्सवादियों ने पहले कह दी थी। भाई हमारे यहाँ राज्य पहले आ गया, समाज का विकास हो ही नहीं पाया, तो समाज और राज्य में हमेशा गैप बना रहा। और इसलिए आप देखेंगे आज भी हमारे शासन का स्ट्रक्चर कॉलोनियल ही है, क्योंकि कई मामलों में लोग अभी भी पुलिस और सरकार से डरते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में पुलिस के पावर, प्रशासन के पावर बहुत ही कम है, नागरिक के पावर बहुत ज्यादा है। अब जरा सोच के देखिए, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल मास्टर्स आए यहाँ, अच्छा अंग्रेज कौन थे? मार्क्सवादी अंग्रेजों क्या कहेगा? बुर्जुआ जी, वो सीधा डेफिनेशन है। या देखिए ब्रिटिशर्स कौन थे? किसी भी मार्क्सवादी को आप बताएंगे कि भाई ये उपनिवेशवादी लोग क्या थे? पूंजीवादी बुर्जुआ जी। मार्क्सवाद से पूछेंगे साम्राज्यवादी कौन थे? पूंजीवादी। उपनिवेशवादी कौन थे? पूंजीवादी। मार्क्सवादियों का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इस बारे में, बहुत लाग लपेट की बात नहीं। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे? मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ। अब देखिए यही उत्तर उपनिवेशवादी राज्य है। इस शब्द का आपने इसके पहले तो किसी स्कॉलर ने यूज नहीं किया। इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए, और हमजालवी का मूल विचार था साउथ एशिया पे, एशिया पे। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि गुरनार मिर्डल, वो गैर मार्क्सवादी हैं। गुरनार मिर्डल ने एशियन ड्रामा में लिखा कि जो उपनिवेशवादी राज्य हैं वो सॉफ्ट स्टेट है, वो मार्क्सवादी नहीं है। तो सॉफ्ट स्टेट का उनका मतलब है यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की चिंता ही नहीं करता, कानून सबके जेब में रहता है। मतलब हम कानून का उल्लंघन कर देंगे। अच्छा अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका ब्रिटेन में कानून का रूल ऑफ लॉ तो वाकई वहां चलता है। हमारे यहाँ देखें रूल ऑफ लॉ किताबों में है, व्यवहार में नहीं चलता। व्यवहार में आप रूल ऑफ लॉ तोड़ने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए। अच्छा जेल में हथियार, जेल में भी एक शूटिंग हो रही थी, कैदी शूटिंग कर रहे थे। अब सोचिए ये जो मीडिया के सामने मामला है, यही रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ क्या है? कोई भी अभी सांसद विधायक जाएगा, टोल टैक्स पे टोल ही नहीं देगा, जबकि उससे एग्जामेशन नहीं है। रूल ऑफ लॉ की चिंता नहीं करता। ट्रैफिक लाइट का कोई फॉलो करता है? भाई यही तो रूल ऑफ लॉ है। विधि का शासन हो बट नो बडी केयर्स, कानूनों की चिंता ही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या कहा, ये जो इन लोगों ने क्या कहा, ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ। ये मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ जी है। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा? मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ। और हमजालवी ने क्या नाम दिया? कुछ पढ़ के पाए हैं राज्य का सिद्धांत, नोट्स में लिखा हुआ शायद हमजालवी का। और क्या कहा इन्होंने? क्या? मेट्रोपॉलिटन के अलावा और क्या कहा? नहीं नहीं, फ्यूडल बुर्जुआजी, घरेलू बुर्जुआ।
फ्यूडल बुर्जुआजीज या घरेलू बुर्जुआ? तो घरेलू बुर्जुआ कौन थे? कांग्रेस, नेहरू, गांधी। याद रखिए, मार्क्सवादियों का विचार एक ही आएगा। मार्क्सवादी कांग्रेस को क्या मानते थे? पूंजीपतियों का संगठन। और मार्क्सवादी कहा करते थे गांधी वॉज चैंपियन ऑफ कैपिटलिस्ट। देखिए, ये मेरा विचार नहीं है, मार्क्सवादियों का विचार है। इसलिए ये क्या थे? घरेलू बुर्जुआ, देर ऑल्सो कैपिटलिस्ट। तो कांग्रेस क्या थी? घरेलू बुर्जुआ। अब बताइए, जो ब्रिटिश सरकार ने सेना और ब्यूरोक्रेसी तैयार की थी, वो बुर्जुआ थी या नहीं थी? बुर्जुआ थी या नहीं थी? और कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रहा था? इनके खिलाफ। ये लड़ाई थी या दिखावटी लड़ाई थी? क्योंकि ये छोटे मियाँ ये बड़े मियाँ दोनों, सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये दोनों मिलकर देश को खोखला कर रहे थे। और वहां में जनता क्या बता रहे थे? लड़ रहे हैं। अच्छा, हमजलवी की बात, ये बात हजम होती है कि नहीं? अच्छा, फिर उसने कहा घरेलू बुर्जुआ भी थे, फ्यूडल बुर्जुआ थे, घरेलू। घरेलू का मतलब है एक सामंत थे, जमीनों के मालिक। जबकि आप देखेंगे परंपरागत मार्क्सवादी चिंतन में इस तरीके का विश्लेषण नहीं है। शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग हैं, लेकिन मर्म तो वही है। जितने मार्क्सवादियों को उठाएंगे उनसे पूछेंगे कांग्रेस क्या थी, कहीं बुर्जुआ। उपनिवेशवाद क्या था, कैपिटलिज्म, बुर्जुआ। एक ही बात है, शब्दों का हेर फेर है। और हमारे यहाँ जो छोटे मोटे दुकानदार थे, टाटा थे, बिरला थे, वो क्या थे? बुर्जुआ। ये सब एक ही सट्टे बट्टे, एक ही चोर चोर, देर ऑल वर्किंग टुगेदर, अपने फायदे के लिए काम करते थे। और दिखावटी लड़ाई थी। और हमजालिबी ने क्या कहा? अगला पॉइंट। अच्छा, उनकी बात में एकदम है। भाई बताइए, दिखावटी लड़ाई अगर ना होती, अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस यानी पार्टी मिल गई, और दूसरा आईएएस अधिकारी मिल गए, और सेना के लोग मिल गए। इन सब ने मिलकर शासन करना शुरू कर दिया। आजादी के बाद, भारत पूंजीवादी रहा है, समाजवादी हो गया? पूंजीवादी ही रहा। यही मार्क्सवादियों की मान्यता है। अगला पॉइंट। हमजा अलवी ने कहा, हमजा अलवी ने कहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देयर वाज ए रूल ऑफ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। इसलिए उपनिवेशवाद के खत्म होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद, सेना और नौकरशाही का शासन स्थापित हो गया। हमजा अलवी ने कहा कि भारत की आजादी के बाद सेना और नौकरशाही का शासन स्थापित हो गया। देयर वाज अ ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री। इसने कहा जातियों का राजनीतिकरण क्या है? जाति का वोट मांगने के लिए उपयोग करना, पावर पाने के लिए उपयोग करना, यह है जातियों का राजनीतिकरण। इसको हम पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ते भी हैं विस्तार से। अब बताइए, अच्छा है, जबकि हम जालिब ने क्या किया, ये साथ आ गए। जबकि अब देखेंगे कुछ इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, इनके कुछ इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, लेकिन दोनों मिल गए। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र था या बुर्जुआ तंत्र था? अभी क्या है? और देखिए, ये दो तो मिले थे, ये भी इधर आ गए। जबकि अब देख, पूरे पूरे आजादी के दौरान कांग्रेस ने हमेशा कहा नहीं नहीं, हमें तो महारानी से दिक्कत नहीं है, ये लॉर्ड कर्जन प्रॉब्लम है, लॉर्ड कर्जन। एंड हु वाज लॉर्ड कर्जन? ब्यूरोक्रेसी। तो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, उसी साथ मिलकर शासन कर रहे हैं, या तो पहले से ही लड़ाई नहीं थी, अब पहले से ही शासन नहीं है। अगला, उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान और अनेक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में in various countries like Pakistan, Southeast Asia, पाकिस्तान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में सेना और राजनीतिक दल के बीच प्रतिस्पर्धा में सेना को बढ़त मिली. In these countries, there was a competition between army and political party, where army gained the ground. सेना को बढ़त मिली, इसलिए यहाँ सैनिक शासन की स्थापना हुई. Therefore, military captured the power in these countries. इसलिए इन देशों में सेना को बढ़त मिली, जबकि भारत में सेना और राजनीतिक दल के बीच हुए संघर्ष में सेना को बढ़त मिल गई, राजनीतिक दल को बढ़त मिल गई. However, in countries like India, political party became the dominant force rather than military. इसलिए आप देखेंगे उत्तर उपनिवेशवादी देशों में कहीं सेना के हाथ में शासन आ गया, कहीं किसी हाथ में शासन आ गया. ये तीनों शोषणकारी थे और इनका पिता कौन था? ये तो चला गया, अपने बच्चों को छोड़ के चला गया. और बच्चों को छोड़ के क्या चला गया? इनका रिलेशन अभी से बना हुआ है, ये मामा है, भांजे हैं, वही सामान वहीं से आता है, वित्त वहीं से आता है, तो रिलेशन बना हुआ है. इसलिए उत्तर उपनिवेशवादी राज्य लोकतांत्रिक है, शोषणकारी है. मार्क्सवाद की मूल मान्यता ये कि राज्य कभी भलाई की संस्था नहीं हो सकता, शोषणकारी है, लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है. अब बताइए किसकी बात माने, मार्क्सवादियों की या गैर मार्क्सवादी की? इसका मतलब मार्क्सवाद से पूछेंगे, कोई मार्क्सवादी विचारक रहेगा तो राज्य वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, कहेगा भाई कैसे होगा, कैपिटलिज्म को संरक्षित करता है. हाउ स्टेट कैन बिकम वेलफेयर? राज्य के कल्याणकारी बन जाने का मतलब है कि सम्राट के लिए शक्तिमान बन गया, एंड विच इज अनलाइकली टू हैपन, जो होने वाला नहीं है. इसलिए अब सवाल यह है कि एक ही राज्य है, उसकी अलग अलग व्याख्या आ गई. तो उत्तर उपनिवेशवादी देशों की आज की बात की जाए, आज आप देखेंगे ज्यादातर राज्यों ने उदारीकरण अपना लिया, भूमंडलीकरण अपना लिया, लोकतांत्रिक ढांचे में आगे बढ़ गए, मार्क्सवादी राज्य का विचार खत्म ही हो गया. अब आप बताइए आज के संदर्भ में कौन से राज्य की व्याख्या बनी है? और जब अब देखिए हमजाली भी कह रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ओवर डेवलप है, और गुरनार मेंडल कह रहे हैं नो इट्स नॉट ओवर डेवलप, ये तो सॉफ्ट स्टेट है, कमजोर राज्य है. ओवर डेवलप कहाँ है? अपने आप में जितने लोग उतनी व्याख्या है. और सच मानिए
उत्तर उपनिवेशवादी राज्य को ये कह देना केवल शोषण का उपकरण है, ये ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे लोकतांत्रिकरण हो रहा है, कल्याणकारी मामला बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में इमरान खान कौन से कैपिटलिस्ट थे? इमरान खान एक सामान्य खिलाड़ी थे। मतलब जरा सोच के देखिए, अगर इमरान खान भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ अ डेमोक्रेसी। मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। और कोविंद इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ये कह देना कि एक ही व्याख्या सही है, सच प्रतीत नहीं होता। तो निष्कर्ष हम इंडियन डेमोक्रेसी के फेवर में जाते जाएंगे, वजह कि मार्क्सवाद के फेवर में, क्योंकि मार्क्सवाद के फेवर में जाने का मतलब संविधान के मूल्यों को स्वीकार कर देना। भाई हमारे यहाँ लोगों को आज़ादी मिल रही है, सरकार काम कर रही है। और पहली बात आप देखेंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद सारे व्यापारी मोदी के खिलाफ हो गए। व्यापारी ने मोदी को वोट नहीं दिया। वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो निष्कर्ष, और आप देखें इमरान खान का टारगेट कहाँ है? सारे व्यापारी। और व्यापारी नंबर 1 नवाज शरीफ, उनका पहले संपत्ति रख के जाओ। तो भाई सीधी सी बात है, हर जगह एक ही ट्रेंड चल रहा है। तो निष्कर्ष, उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों का स्वरूप एक समान नहीं है। द नेचर ऑफ पोस्ट colonial state is not uniform. उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों का स्वरूप एक समान नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य लोकतांत्रिक है, नॉर्थ कोरिया साम्यवादी है, पश्चिम एशियाई राज्य धर्मतंत्र अपनाते हैं, पश्चिमी एशियाई राज्य धार्मिक शासन अपनाते हैं, धर्मतंत्र अपनाते हैं। धर्मतंत्र, धार्मिक शासन। उत्तर कोरिया साम्यवादी है। Some states are democratic, some prefer the communist rule like North Korea, and West Asian states are adopting the monarchy or the theocracy. परंतु उदारीकरण और भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में but in the present age of liberalization and globalization, उदारीकरण भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में राज्य बाजारवादी कल्याणकारी राज्य के समन्वय पर चल रहा है। बाजारवादी कल्याणकारी राज्य के समन्वय पर आधारित है। But most of the post-colonial states are now combining between the market economy and the welfare state. ये अपने आप में वास्तविकता है। यहीं पे राज्य का सिद्धांत समाप्त। This is all about the theory of state. अब अंतिम टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, अब आपको ये समझ आ जाएगा पहला टॉपिक हम पहले क्यों नहीं बताते। अच्छा, आपने देखा होगा कि सिलेबस को हम एक सीरियल से कभी नहीं शुरू करते, तो ये हम जीएस में भी करते हैं। हम सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस में पता है कि क्या क्या कैसे पढ़ाया जाना है। अब पता चला अगर पहला टॉपिक हम आपको शुरू से बता दें तो आप विषय छोड़ के भाग जाएंगे। और दूसरी बात है कि आपको कोई भाई हवा ही नहीं लगेगी।
अब सारे टॉपिक, क्योंकि याद रखिए किसी भी सिलेबस का पहले टॉपिक में पूरे विषय का ओवरव्यू होता है, पहला टॉपिक पूरे विषय का ट्रेलर होता है। तो केवल ट्रेलर देख के फिल्म समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और एक बार मैं कोई फिल्म देखने गया था फैमिली के साथ, उसमें ट्रेलर दिखा दिया रंगून का, उसके बाद लोगों ने फिल्म देखी नहीं, ट्रेलर ही, जबकि हो सकता है उसके अलावा कुछ और फिल्म रही हो, लेकिन ट्रेलर में ऐसा सीन दिखा दिया, लोग भड़क गए। अब ये समस्या है। अब सवाल ये है, अच्छा राज्य के बारे में कुछ पूछना है, इतना जो मैंने आपको बता दिया? एनी क्वेश्चन अबाउट स्टेट? बताइए। भाई सीधी सी बात है, राष्ट्र राज्य आधुनिक जमाने की बात आई। भाई स्टेट की बात तो आप नगर राज्य से कर सकते हैं, रोमन अंपायर था, रोमन राज्य में राज्य था। जो आधुनिक राज्य का तरीका है, डेमोक्रेटिक स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, यूनानियों के नगर राज्य 20-20, 30 हजार वाली जनसंख्या वाले राज्य थे, वो सिटी स्टेट थे, तो वैसा राज्य अब रहा नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। नाउ दिस इन एज ऑफ नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट, विशाल राज्यों का जमाना आ गया। अनुक्रियाशीलता का मतलब है 100 नंबर की पुलिस बटन दबाओ और तुरंत आप घर के सामने पुलिस दिखे, ये अनुक्रियाशीलता है। कितनी जल्दी आपके मैसेज का रिस्पॉन्स किया जाए, ये अनुक्रियाशीलता है। आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, तो मैसेज भेजा नहीं, रिस्पॉन्स आ गया, ये अनुक्रियाशीलता है। और 2 दिन से मैसेज भेजा, हेलो, कुछ आया ही नहीं, यही है रिस्पॉन्सिवनेस। और याद रखिए, उदारवादी देशों का, जो अमेरिका में है, वहां राज्य बड़ा शक्तिशाली है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वहां राज्य तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। वहां पे तो महिलाओं को, अमेरिका में महिलाओं को स्पेशल सेल मिला गया है, हर हर महिला को एक विशेष नंबर दिया गया है। अगर महिला कभी भी खतरे में है, बस उस बटन को प्रेस कर दे, बटन प्रेस किया नहीं कि जिप्सी सामने, और हमारे यहाँ पहले नंबर डायल करो, नंबर ही नहीं लग रहा, पिट कुट गए, उसके बाद फिर 100 नंबर कभी डायल करिए, आधे घंटे लगेगा नहीं, तो आधे घंटे में काम तमाम हो गया। अगला है, अगला अंतिम, राजनीतिक सिद्धांत। अब किसी ने कहा सॉफ्ट स्टेट क्या है? देखिए स्टेट का मूल काम क्या होता है? ठोकाई पिटाई करना। पुलिस है, सेना है, और किसको, जैसे हार्ड स्टेट आपको बता दें, यूएई में जाइए, यूएई में जाइए, ट्रैफिक लाइट को आपने वायलेट कर दिया, वो 1000 दिरहम मारेगा, कोई बच नहीं सकता। यूएई में किसी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को, आपको ट्रैफिक सिग्नल पे कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा। लेकिन मजाल है कि आपने ट्रैफिक लाइट वायलेट कर दिया, आप कार से टुकड़ा भी सड़क पे फेंक दिया, सीसीटीवी लगा हुआ है, तुरंत अगले स्टॉप तक रोका जाएगा, फाइन। और हम क्या कहते हैं, शीशा खोलते हैं, पिच से मारते हैं पूरे सड़क पे, कुछ नहीं होता। हार्ड स्टेट ये है। हार्ड स्टेट का मतलब क्या है? जहां कानून का लोगों में भय हो, कानून तोड़ेंगे दंड मिलेगा, इट डजेंट मैटर दैट हु है ब्रोकन द लॉ। और हमारे यहाँ क्या है, पहले देखा जाता है कानून तोड़ने वाला कौन है, सलमान खान है, क्या सारम बापू है। तो पहले हम देखते हैं कि सलमान खान वाला जो भी हो, पहले सलमान, यानी जो मूल रूप में देखते हैं कि किसने हैसियत, किसकी कितनी हैसियत है, उस हैसियत से हमारा लॉ बदल जाता है। हमारे यहाँ सॉफ्ट स्टेट, इसे सॉफ्ट स्टेट कहते हैं स्टेट का। अदरवाइज अब देखें, अमेरिका में सितंबर 2001 में आतंकवादी घटना हुई, मजाल के बाद रिपीट हुई हो, और हमारे यहाँ क्या है, जब भी कोई 2-4 ब्लास्ट मारेगा निकल लेगा। हमारे सॉफ्ट स्टेट है। और हैरानी की बात होगी, आपका मोबाइल चोरी हो गया, यही लॉ एंड ऑर्डर है, मिला। और आप याद रखिए, मोबाइल चोरी होगा, सोचिए यहाँ तो खड़े खड़े ट्रक दिख जाती है, ट्रक गायब हो गई, पता ही नहीं चला। क्योंकि अगर ट्रक गायब हो गई, आगे चल के मेरठ में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ट्रक का पहिया कहाँ गया, इंजन कहाँ गया, उसको दोस्तों सीआईए तक नहीं ढूंढ सकती। अभी अभी एक खास बात है कि अमित शाह ने जब पुलिस अधिकारियों को बैठक बुलाई, उन्होंने सीधा पूछा, ये बताओ दिल्ली में इतने मोबाइल कैसे गायब हो रहे हैं? पुलिस कमिश्नर से बात पूछी गई, पुलिस कमिश्नर का सर इस बात को देखेंगे। और जो पूरा ढंग से ठंगाला, सारे दिल्ली में चुराने वाले मोबाइल नेपाल में यूज हो रहे हैं।
दिल्ली में तो ट्रेस हो जाएगा, सारे नेपाल में यूज हो रहे हैं। ये खुले बॉर्डर का पहला फायदा है। अब बताइए दिल्ली में जो आप सेफ नहीं है, यह है सॉफ्ट स्टेट। स्टेट हार्ड होना चाहिए। यूं मजा ले, कोई छेड़खानी कर दोस्तों, छेड़खानी कर दिया हाथ ही नहीं रहेगा, जाओ ऐसे से करो ना, हाथ न छेड़खानी, ये झंझट नहीं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सीधा सा सर। दिल्ली यूएस में कोई ड्रिंक करके शराब पी के वाहन चला ले, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जिसने शराब पी के वाहन चला लिया, पहला पुलिस ट्रैफिक उसको रोकेगा, चालान करेगा, उसके बाद 30 दिन सुधार गृह में बुलवाएगा, ऐसी सी फिल्म दिखाएगा, आदमी हाथ जोड़ लेता है। अच्छा, अमेरिका में आदमी राज्य के पास नहीं है, जबरदस्ती बुलाया जाएगा, आओ देखो ये फिल्म। अमेरिका में शराब जितना पी जाती है दुनिया में कहीं नहीं, शराब पी कोई वाहन चला ले अमेरिका में नहीं, हार्ड स्टेट है। आपने लॉ का उल्लंघन किया तो आपको फंसना तय है, कोई नहीं बचा सकता। हमारे यहाँ पी की गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस कहता है सुनो, एक बार मैं कहीं सीपी में गया था, उन्होंने कहा इसमें फूंको, मैंने क्यों फूंको, मैं कहा चेक करेंगे कि आपने पिया हुआ है कि नहीं। हमने 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 कहा ले भाई चेक कर लो, फूंका, कुछ नहीं मिला। और जो उन्होंने कहा सर 10 रुपए लो, हो गया मामला, हो गया, चलो क्या मामला। एक बार एक स्कूटर वाले को ट्रैफिक वाले ने बोला रुक, चालान लाइसेंस वगैरह कहाँ है, उनका सर नहीं है। और हेलमेट, उनका नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, 100 रुपए दो, 100 रुपए दे दिया। उनका सर ये बताओ जब आगे जाएंगे तो लोग आगे रोकेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर तोता उड़। अच्छा, व्हाट आइडिया। और फिर आगे बढ़ा, आगे ट्रैफिक, हाँ हेलमेट, उनका तोता उड़, उनका जा, चला गया। और जब अगले दिन आया उसने कहा यार अब तो मुझे हेलमेट खरीदने की आवश्यकता है, फार्मूला मुझे मिल गया। अगले दिन जैसे अपने से कहा रुक, तोता उड़, का चुप, आज कबूतर उड़ है। ये पुलिस का हाल है, सॉफ्ट स्टेट है, ये सॉफ्ट स्टेट है। अच्छा आप याद रखिए, इसलिए भारत के नागरिक बाहर जाके फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आदत ऐसी होती है, कहीं थूक दिया, कहीं बैठ गए, कुछ भी कर लिया। वहां पे ऐसा नहीं है, अगर कानून, इसे अपने पश्चिम एशिया में भारतीय मुल्क लोग बहुत फंसते हैं। यहाँ अगर कभी आप सैटरडे को रात में 12 बजे इंडिया गेट पे लोग स्टंट करते हैं बाइक का, मोटर वाहन नियम के खिलाफ है। मजा आ कि यही यही व्यक्ति जब हमारे बिगड़े लोग यूं ही जाते हैं, ऐसे आंख बंद करके ऐसे चलते हैं, ऊपर नहीं करते, कहीं झूठ मूठ कोई ने करे घूर दिया है, और हमारे कमेंट मारते चलते हैं। सारा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा टफ होना चाहिए। ये है हार्ड स्टेट। हमारा स्टेट क्या है, सब कुछ चलता है दोस्तों। कुछ भी, किसी का टिकट ले किसी ट्रेन में बैठ जाइए, बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाइए, टीटी का 2 पैसा, चलो, सॉफ्ट स्टेट। हर जगह बार बार लॉ झुकता है, मड़ोरा जा सकता है पैसे की ताकत से, किसी और ताकत से, मसल पावर, मनी पावर, सब कुछ। क्या नहीं नहीं, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी का घरेलू बुर्जुआ और सामंतवादी के बीच क्या फर्क है। घरेलू बुर्जुआ का मतलब छोटे दुकानदार यहाँ पे थे, और सामंतवाद का जो जमीन के मालिक थे। जो तो मुखर्जी नगर में छोटा छोटा जो दुकान खोला हुआ है वो क्या है, छोटा बुर्जुआ है। जो पेंसिल पेपर बेच रहा है बुर्जुआ तो है, छोटा है। जो स्वीट्स हाउस है छोटा बुर्जुआ है, जितने दुकानदार हैं सब छोटे बुर्जुआ है। भाई टीचर कहीं बुर्जुआ होता है यार दोस्तों, बताइए। अगला हेडिंग क्या है, हाँ बताओ। सॉफ्ट स्टेट देखो, आमर सेन से एक बार पूछी गई थी सॉफ्ट स्टेट के बारे में, तो आमर सेन ने कहा कि भारत जैसे राज्यों के लिए सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अब मान लीजिए पुलिस अधिकारी नक्सली क्षेत्रों में जा रहा है कॉम्बिंग करने, अब वहां जनजातीय समुदाय कानून पता ही नहीं है, उन्हें उल्लंघन कर दिया। अब आप यहाँ से कभी ट्रेन में जाओ, मुंबई मध्य प्रदेश आएगा, उसमें सब आदमी बैठ जाएंगे, भेड़ उड़ लेके ट्रेन में बैठ जाएंगे, भेड़, लकड़ी, साइकिल सब ट्रेन में लाद लेंगे। रेल के नियमों के हिसाब से जुर्म है, फिर भी टीटी आता है,
वो जब कहेगा टिकट, कहता साहब टिकट नहीं है, चल बैठ, मुंह पहुंचा देता है। कई बार सॉफ्ट स्टेट फायदा भी करता है जहां लोग पढ़े लिखे कम हो। अब इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पे है, पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी गई है इनको बिलावजह मुकदमे में न फंसाया जाए, क्योंकि इन्हें पता नहीं है। दोनों अप्रोच है, लेकिन सॉफ्ट स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे अगर होगा तो आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद सब बढ़ेगा। आपके मोबाइल चोरी हो जाएंगे, यही से मामला शुरू होता है। अमेरिका में कभी आप मोबाइल चोरी होने की घटना आती नहीं, वहां पे जैसे कई बार टारगेट लोग करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। जितने पकड़े वो मोबाइल नहीं, खासकर गहना होना छीनते हैं, वो भी अफ्रीकी मूल के लोग खासतौर पे वहां बड़ी डकैती करते हैं। और भारतीय टारगेट बनते हैं कि भारतीय गोल्ड बहुत पहनते हैं, बाकी अमेरिकी नहीं पहनते। भारतीयों को गोल्ड पहनने का है शौक, तो टारगेट बनते हैं कई बार। अगला है अंतिम टॉपिक है थियरी का, पॉलिटिकल थियरी। अब आप बताइए, ये थियरी अभी तक आपने क्या पढ़ा? थियरी पूरा पढ़ लिया? अच्छा, राज्य के सिद्धांत से प्रश्न लिखाने की आवश्यकता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है, बस सीधा, और उसमें ट्विस्ट नहीं होता। विचारधारा से ट्विस्ट होते हैं, बाकी सीधे सवाल आते हैं। अब सवाल ये है, अभी तक आपने क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप क्या पढ़ा आपने? पिछले 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से क्या पढ़ा आपने? विचारधारा पढ़ा आपने? क्या पढ़ा आपने? अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल थियरी। अच्छा बताइए, पॉलिटिकल क्या है, थियरी क्या है? ये थियरी क्या है? अच्छा आपने बताइए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थियरी होती है नहीं होती है? कोई बताइए जो थियरी, हम, मैं पॉलिटिकल थियरी नहीं पूछ रहा हूँ, थियरी का मतलब क्या होता है? क्या करें? हम मार्क्सवाद पे ही नहीं रहे हैं, ये थियरी का मतलब मुझे बताइए, बताइए। अच्छा, थियरी इज अप्रोच जिसके द्वारा, मतलब ठीक है, अगर वही बात तो है कि थियरी इज काइंड ऑफ अप्रोच। और कोई बताएंगे थियरी क्या है? कोई फिजिक्स की, मैं, अगर रिमेंबर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पॉलिटिकल, आई एम आस्किंग अबाउट थियरी। किसी विषय को समझने का आधार, किसी विषय को समझने का दृष्टिकोण। और अच्छा, साइंस वाले नहीं है क्या लोग? क्या? अच्छा, किसी मान्यता को सार्वभौमिक बनाने का एक तरीका है थियरी। और क्या है? भाई आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूटन की थियरी, इनकी थियरी। तो सवाल, थियरी से हमें क्या मिला? थियरी है क्या? फिर पॉलिटिकल पे हम बाद में आएंगे। क्या है? अच्छा, थियरी, इसका मतलब है थियरी, अगर हम थियरी केवल बात करें तो आपने बताया बे कि ये क्या है? किसी भी घटना की व्याख्या के तरीका है, इट्स एन अप्रोच विच इंटरप्रेट्स एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो सिद्धांत क्या है? एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं, घटना की व्याख्या करते हैं। तो सवाल है, हमने समानता का सिद्धांत पढ़ा, न्याय का सिद्धांत पढ़ा, तो न्याय का सिद्धांत पढ़ के पीडीएस की व्याख्या आप कर सकते हैं कि नहीं? समानता का सिद्धांत पढ़ के घरेलू हिंसा अधिकार अधिनियम का व्याख्या कर सकते हैं नहीं?
तो जब थियरी कोई पढ़ते हैं तो सीधा सा मतलब है यह एक दृष्टिकोण है जो किसी घटना की व्याख्या में सहायता देता है। पहला, इट इज एन अप्रोच which is helpful for interpretation of anything or any object। एक दृष्टिकोण है जो किसी घटना की व्याख्या में सहायक होता है। और अगला, सिद्धांत के द्वारा किसी घटना की आनुभविक व्याख्या की जाती है। वी नीड एन एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन। वी नीड एन एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सिद्धांत के द्वारा किसी विषय की एक आनुभविक व्याख्या की जाती है, एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन। एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन, अब एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि हम कैसे उसकी अनुभविक व्याख्या का मतलब विच कैन बी प्रूव्ड, विच कैन बी वेरीफाइड, दैट इज एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का सीधा सा मतलब है अनुभविक, मतलब इसकी व्याख्या की जाए जो घटनाएं चल रही हैं। जैसे एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन, अगर हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ ली कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं हम उसकी व्याख्या करेंगे। अच्छा कि बताइए कि अगर भाई अपनी थियरी पढ़ी, खास तौर पे पॉलिटिकल थियरी, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, डेमोक्रेसी, तो पढ़ने से कुछ वर्तमान घटनाओं की व्याख्या कर पाने में हमको सहायता मिली या नहीं मिली? भाई किसी ने कहा डेमोक्रेटिक थियरी ऐसे है, किसी ने कहा चुनाव वैसे होता है, कोई कहा डेमोक्रेसी की ये विशेषता है। और थियरी में क्या होता है? सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन, एक व्यवस्थित व्याख्या होती है। सिस्टमेटिक देयर इज नो सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन। किसी भी घटना की व्यवस्थित व्याख्या की जाती है। आपको याद दिला दें, एक व्याख्या कैसी होती है? द हैब्जर्ड। हैब्जर्ड का मतलब कभी जैसे बताता है। अब कभी कभी कहीं पहुंच जाएगा, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। अब कभी चंद्रयान को समुद्र से जोड़ देगा। हो सकता है उसके पीछे कोई सिस्टमेटिक कारण ना हो। तो सिस्टमेटिक का मतलब है कि उदारवाद का संबंध, क्योंकि अब अगर सिस्टमेटिक व्याख्या किसकी? राजनीति की। तो राजनीति में क्या आएगा? राज्य, सरकार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता। इसी का सिद्धांत पढ़ लें तो क्या होगा? पॉलिटिकल थियरी। तो जब हम थियरी पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि एक व्यवस्थित व्याख्या होनी चाहिए किसी भी घटना की। और एक खास बात ये भी देखेंगे, जब हम थियरी पढ़ते हैं, क्या इसमें कोई अनुमान, प्रिडिक्शन हो सकता है या नहीं? भाई थियरी पढ़ने का एक बड़ा कारण होता है हमें किसी विषय का सिस्टमेटिक ज्ञान हो। सिस्टमेटिक का मतलब है वन बाय वन साइंटिफिक। और किसी विषय को पढ़ना, किसी विषय को न पढ़ने में यही तो फर्क होता है। कि हो सकता है समानता की व्याख्या कोई दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से करे, लेकिन आपने समानता के बहुत सारी थियरीज को पढ़ लिया तो आपको लगेगा नहीं, समानता की सिस्टमेटिक व्याख्या हो सकती है। और किन किन तरीकों से समानता लाया जाए, आरक्षण के बारे में कैसे, किस विचार का उपयोग किया जाए। अब हो सकता है कि जो हमने समानता का सिद्धांत पढ़ा, उसके आधार पर हम ये एक्सप्लेन कर दे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जात के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ हमें सिस्टमेटिक व्याख्या करने का मैकेनिज्म मिला, जो शायद अगर हम ये विषय न पढ़ते तो हमें न मिलता? ये फायदा होता है। और इसलिए दूसरी बात है, जब हम थियरी की बात करते हैं, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी हमेशा होनी चाहिए। इसलिए किसी ने कहा भी यूनिवर्सलिज्म। तो थियरी में टेंडेंसी क्या होती है? कहीं ना कहीं फोरकास्ट या प्रिडिक्शन की बात होती है कि वर्तमान घटनाओं के आधार पे
वर्तमान घटनाओं के आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं और एक यूनिवर्सल सिद्धांत, यूनिवर्सल नियम की खोज करते हैं. वी वांट टू सर्च some kind of universal laws and rules. यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नियम बनाते हैं. वी आर सर्चिंग फॉर यूनिवर्सल लॉ एंड रूल. और आपको याद दिला दें, जब किसी थियोरी को हम पढ़ते हैं तो ये तो समझने का प्रयास करते हैं किसी घटना के देखने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, फिर उसको कैसे हम अनुभविक रूप में व्याख्या करें, फिर सिस्टमेटिक व्याख्या करें, फिर भविष्यवाणी करें. दैट इज ए स्टेप ऑफ थियरीज. लेकिन आप जानते हैं थियरी पढ़ने का एक हमारा और भी पर्पज होता है कि हम भविष्य के अनुसंधान को भी आगे बढ़ाएं. एक बात आपको याद दिला दें, विषय पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप यूपीएससी पास कर जाएंगे. दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट. दैट इज अ बाई प्रोडक्ट. क्या विषय को पढ़ के जब किसी यूनिवर्सिटी में विषय को पढ़ाया जाता है तो व्हाट इज लार्जर पर्पज कि आप समाज के लिए क्या योगदान कर पाए और भविष्य के किसी सिद्धांत का विकास कैसे करें. भाई आपने अगर आमर सेन की समानता पढ़ ली, रॉल्स का न्याय पढ़ लिया और किसी की डेमोक्रेसी पढ़ ली, उसी आधार पे आपको भी तो एक आधार मिल गया, भविष्य के सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है. और इसलिए थियरी इज नॉट समथिंग स्टैटिक, इज ऑलवेज इवॉल्विंग. और साइंस में भी होता है कि न्यूटनियन थियरी को रिलेटिविटी के लॉ ने बदला. साइंस में भी ऐसा नहीं, बिल्कुल यूनिवर्सल थियरी है. इस वजह से हमें थियरी की तलाश होती है कि हम कैसे किसी विषय को अच्छे समझें, एकेडमिकली समझें, अनुसंधान बढ़ाएं और उसको हम व्याख्या अच्छे से करें. लेकिन अब सवाल यह है कि जो हमारे विषय वस्तु क्या है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है. अब पॉलिटिकल में बड़ी सारी बातें आती हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है. तो हमारी विषय वस्तु में घटना है या मूल्य है, वैल्यूज हैं. अब बताइए, थियरी में भी फॉर साइंटिफिक टू एंड थियरी में भी फॉर ह्यूमैनिटीज टू. मानविकी विषय के लिए भी सिद्धांत का प्रयोग हो सकता है और भौतिकी रसायन के लिए भी सिद्धांत का प्रयोग हो सकता है. लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है. सही बात है. तो क्या 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 पॉलिटिकल साइंस में मानविकी विषय में ऑब्जेक्टिव थ्योरी नहीं हो सकती. आप याद रखिए, साइंस की खास विशेषता होती है ऑलवेज वी आर सर्चिंग फॉर एम्पिरिकल थ्योरी. यानी ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, वस्तुनिष्ठता रहेगी, यूनिवर्सलिटी रहेगी. ऐसा मानविकी विषय में नहीं होता, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है. पॉलिटिकल थ्योरी का विषय वैल्यू से संबंधित होता है, मूल्यों से संबंधित होता है. और कई बार वैल्यूज और मूल्यों में तो अब सवाल एक थियरी का नेचर क्या, क्या उपयोगिता है, थोड़ा पढ़ के आइएगा बाकी कल.